Yes, the first question. Sir, we are planning to install wastewater treatment plant to treat our 100 COD 2500 and BOD 1200 to 1500 with sugar involved in the production of sugar. Please give which type of a process we should. It's a good question. Uh, Sugar industry में I have a good experience in sugar industry. I work on the alliance in चश्मा शुगर 1 and 2. और ये जो आपके जो शुगर से ये पैरामीटर्स आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट कि आप इसको दोबारा चेक कर लें. येस, इट विल बी अबाउट इन बिटवीन, आई एग्री, 1250 मिलीग्राम्स पर लीटर. तो इसमें असल में शुगर में प्रॉब्लम ये है कि शुगर इज़ अ वेरी सीजनल क्रॉप. It's not you are operating 12 months or 300 plus days in a year. तो वेस्ट वाटर को जब आपने कमीशन करना होता है, स्टार्टअप करना होता है, तो उसके लिए जब तक वेस्ट वाटर नहीं होगा तो आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते. उसको स्टेबलाइज और डिज़ायर रिजल्ट देते हुए आपको इसमें 4 to 6 वीक लग जाते हैं. और आपका जो क्रशिंग सीजन है वो मे बी 16 वीक्स, 4 months maximum. If we start from October to February, 4-5 months, मतलब जो आपका ये रहता है मैक्सिमम 5, नॉर्मली इट इज़ 4 months. तो इसमें स्टार्टअप प्रॉब्लम के लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि एरिएशन जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है ना, आप वो यूज़ करें. इसमें इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट तो थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन आपको स्टेबलाइज्ड जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक. एनारोबिक में जब आप हेड वगैरह हाइब्रिड एनारोबिक डाइजेस्टर लगाते हैं तो उसमें जब आप नेक्स्ट ईयर इसको दोबारा शट डाउन करने के बाद स्टार्ट करेंगे तो वो उसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं मेंटेनेंस के. लेकिन जब आपका एक्टिवेटेड स्लग बेस्ड ऑन एक्सटेंडेड एरिएशन, जो हमारे 2 प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं अलायंस शुगर मिल में, दैट इज़ अराउंड 300 क्यूबिक मीटर पर आवर, एंड चश्मा शुगर 1 and 2 उसमें 125 क्यूबिक मीटर के, दे आर ऑपरेटिंग सक्सेसफुली. और जो मैंने आपको स्लाइड्स में क्वालिटी दिखाई थी वो भी अलायंस शुगर मिल की दिखाई थी कि जो कैसा उसका, और उनका बीओडी रेंज डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट यही है. तो यू शुड गो फॉर द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ऑन द एरोबिक सिस्टम. आई विल रिकमेंड दैट. देखिए, yes, the second question is, can wastewater also generate byproduct that can be sold or capitalized? तो इसमें वेस्ट वाटर में जो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया कि आप बायोलॉजिकल स्लज है, यू कैन सेल इट, और जो आपको लोगों को पानी भी, ट्रीटेड वेस्ट वाटर भी सेल कर सकते हैं. ये प्रोडक्ट जो है वाटर से, और स्लज को भी आप सेल कर सकते हैं उसको. देखिए, क्लोरीन जो डिसइंफेक्शन, थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मच क्लोरीन डू वी डोज इन द डिसइंफेक्शन. देखिए, ये नॉर्मली जो क्लोरीन मेंटेन की जाती है इसमें वेस्ट वाटर सप्लाईज में 2 से 3 ppm के करीब मेंटेन की जाती है डिसइंफेक्शन के लिए. टॉक्सिक नियर टू pH 2, pH 2 का पानी इतना एसिडिक होगा कि यहाँ पे आपके जो माइक्रोब हैं वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे. MBR हो, MBBR हो या एक्सटेंडेड एरिएशन हो, जितने भी आपके बायोलॉजिकल सिस्टम हैं उसमें pH और टेम्परेचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है. इफ़ इट टेम्परेचर एक्सीड्स अबव 40 डिग्री एंड pH जो है वो आपकी अराउंड 6 to 9 नहीं होती, तो वो आपका वहाँ पे बायोमास जनरेट ही नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. RO reject a good percentage of water. How we can reduce the reject water? Can we recycle this reject water through RO? RO टेक्नोलॉजी में जो सबसे लिमिटिंग फैक्टर है वो है कि आपका जो RO मेम्ब्रेन्स हैं वो आपका फीड प्रेशर कितना बेयर कर सकती हैं. और जितनी भी मेम्ब्रेन, जैसे सी वाटर मेम्ब्रेन है, ब्रैकिश वाटर मेम्ब्रेन है, वो एक सर्टन प्रेशर तक आपको सिस्टम में भी यू कैन से 600 psi तक
तो जैसे ही टीडीएस बढ़ते हैं फीड प्रेशर बढ़ता जाता है। मे बी अगर आप सी वाटर आ रहे हो जिसमें 35,000 टीडीएस आते हैं नॉर्मली, 30 से 40,000 तक भी, 30 से 40 आप कह लें, तो वहाँ पे आपको 40 बार के करीब प्रेशर फीड चाहिए। अब अगर आप जैसे ही टीडीएस 60, 70, 80 बार तक आपका फीड प्रेशर जाएगा, वहाँ पे मेम्ब्रेन्स की सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो यू कैन एक्सट्रैक्ट द वाटर टू द एक्सटेंट up to which your equipment like membrane and pump can support you. Next one. How we can improve groundwater of Sindh? Mostly major cities are highly polluted. Which method is suitable for treatment in small scale एंड फिजिबल फॉर एवरीवन? देखिए, इसी को मैंने एक्सप्लेन किया है कि अब जो हमने वेस्ट वाटर या वाटर कैरेक्टराइजेशन की थी उसमें हमारा यही सिचुएशन आ रही थी कि कंटेमिनेंट किस टाइप के हैं। अगर आपके वो केमिकल हैं, टीडीएस ज़्यादा हैं, तो हमें उसको देखना है पानी को कि आरओ के ज़रिए करेंगे। अगर उसमें सस्पेंडेड ग्रोथ ज़्यादा है या वो कंटेमिनेंट ज़्यादा है, हम यूएफ देखेंगे। तो वो टेक्निक जो है इट्स नॉट यूनिवर्सल कि जो ऑल टाइप ऑफ वाटर सोर्सेज को वो ट्रीट कर ले। तो जैसा ही आपके सोर्स में कंटेमिनेंट होंगे, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर उस पर डिटेल्स हैं तो उसके ऊपर मैं प्रपोज कर सकता हूँ कि अगर आपके WHO या PCRWR पाकिस्तान ने जो ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, अगर आपके उसमें TDS या कैटाइंस एनाइन जो है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, जो भी चीज़ें उनमें डिफाइन है, अगर वो विद इन द रेंज हैं तो फिर आप UF भी लगा सकते हैं। अगर आपका जिस तरह सोर्स में TDS ज़्यादा है तो फिर आपको RO भी लगाना पड़ेगा। जब RO लगाना है तो उसके प्री ट्रीटमेंट में देखना पड़ेगा कि इज इट द वाटर फिट फॉर प्री ट्रीट टू फीड द RO। तो जिस टाइप की कंटेमिनेंट्स होंगी उस तरह का हमें प्री ट्रीटमेंट भी उसमें यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, विच इज़ द बेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रीम री रोलिंग? देखिए, इसमें जो आपके ज़्यादातर इस पर तो BOD COD बहुत कम होगी। फिज़िकल ट्रीटमेंट जो है वो मोस्टली इसमें ज़्यादा डोमिनेट करते हैं री रोलिंग में। इसमें टेम्परेचर भी शायद हाई होते हैं, तो हीट एक्सचेंजर्स भी इसमें लगेंगे। तो वेस्ट वाटर में, क्योंकि हमारी स्टील इंडस्ट्री में अभी तक कोई भी इस किस्म की प्रैक्टिसेस इन प्लेस नहीं है मोस्टली, और इसमें जब आपकी रेजिडेंस कॉलोनी होती है तो वहाँ पे आपको डोमेस्टिक सीवेज भी आता है। तो जब तक उसका आपका वो लेंगे, इसमें एनालिसिस रिपोर्ट मेरे से शेयर करें, दैट कैन गिव यू एन बेटर आइडिया। मोस्टली द फिजिकल ट्रीटमेंट जो है ना उस पर ज़्यादा आपको प्रिलिमिनरी रिमूवल हो जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन, आर देयर एनी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन पाकिस्तान? इफ नॉट, व्हाई आर रिलक्टेंट इन इन्वेस्टिंग टू देम इफ वी कैन बिल्ड? यस, देखिए, बात ये है कि ये तो अब कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज का इश्यूज होते हैं। हमारी EP एग्जिस्ट करती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एग्जिस्ट करती हैं। उसने लिक्विड, सॉलिड और एयर के डिस्चार्ज के स्टैंडर्ड्स भी दिए हुए हैं। इंडस्ट्रीज़ ने कंप्लाई करना है। आप पानी को अनट्रीटेड, इट्स इलीगल अगर आप उसको किसी भी डिस्चार्ज बॉडी में फेंकें। इसमें आपकी मैरीन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, सारे डिस्टर्ब होती है और ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाती है और उसमें इको सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाता है। अब पाकिस्तान में यस, अभी तक जो वेस्ट वाटर बहुत से लगे हैं इन लास्ट 10-15 ईयर्स, और हमने भी काफ़ी लगाए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी, शुगर में भी और डिफरेंट में। लेकिन इसमें जो मैंने अभी तक देखा है कि वो लोकल EPA यानी कि पाकिस्तान EPA की कंप्लायंस में सिर्फ जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती हैं। ये जो जनरल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं लाइक ICI हो गया, एक्जो नोबल हो गया, या इस किस्म की कोका कोला आप देख लें, पेप्सी कोला, ये करेंगे। लेकिन जो लोकल इंडस्ट्रीज़ में जो
हमारे लोग जो हैं चैम्बर्स के थ्रू वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। देखें जी, बिज़नेस नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, सिचुएशन ख़राब है, हम बिज़नेस चलाएं या कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें। इससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी अच्छी वाली चाहिए वेस्ट वाटर के लिए, और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफ़ी चाहिए। तो वो इस किस्म के लिए हम एक्सक्यूज़ दे के यहाँ तक आ गए हैं। लेकिन टेक्सटाइल में जो मोस्टली लोग हैं जो अपने फॉरेन बायर्स, उनका बायर उन्हें प्री क्वालिफाई करने के लिए कंप्लायंस के कुछ रिक्वायरमेंट देता है, जिसमें ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि आप जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे ताकि आपका पानी जो है वो EPA स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डिस्चार्ज स्टैंडर्ड को अचीव करे। बल्कि अब जो नए स्टैंडर्ड्स आए हैं जो 20 विद इन द नेक्स्ट 1 or 2 years 100% इम्प्लीमेंट हो जाएंगे कि आपने वाटर कंजम्पशन जो है पर यूनिट ऑफ योर प्रोडक्ट कम करनी है और कम से कम 50 to 80% वाटर रिसाइकिल करना। तो अब वो रिसाइकलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो नेक्स्ट एवरीबॉडी इज़ वर्किंग ऑन इट। और पाकिस्तान में भी मैं इस चीज़ पे एम्फेसाइज करता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं स्पेशली they should not go for the R&D for new product development. We don't need to develop the product. If we are will be successful in developing the process design here based on the foreign equipment, we can even then reduce the import of the equipment and indigenize कर सकते हैं। तो हमें इंजीनियरिंग में सबसे पहले R&D की बजाय हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। मैं इसमें अक्सर एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ की कि देखें हमारे जो इस वक्त अराउंड 350,000 रजिस्टर्ड इंजीनियर होंगे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बात, और तकरीबन वो 50,000 में भी एक्स्ट्रा विच आर नॉट रजिस्टर्ड विद PEC। तो टिल नाउ वी आर हैविंग इन पाकिस्तान अराउंड 400,000, 4 लाख इंजीनियर्स हैं। और 4 लाख इंजीनियर्स ने अगर मैं सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री BS डिग्री को ही देखूं तो एवरी स्टूडेंट वुड हैव डन प्रोजेक्ट इन द फाइनल ईयर। अगर a team of 4 engineers do the one project just for the sake of argument, it means till to date 100,000 1 लाख प्रोजेक्ट्स हमारे इंजीनियर्स ने किया। But can anybody tell me from this forum that even a single project has been implemented commercially? No, to best of my knowledge. तो हमें R&D या नए प्रोजेक्ट की बजाय बच्चों को जो ऑलरेडी इंजीनियर्ड चीज़ें हैं, फ्रेश इंजीनियर्स को हमें री इंजीनियरिंग की तरफ ले जाएं ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। और दूसरा प्रोजेक्ट जो है उसको आप वन गो में इंजीनियर से ना करवाएं। यू कैन स्प्लिट, सपोज इन अ फाइनल ईयर यू कांट डू इट द कंप्लीट प्रोजेक्ट, फैकल्टी कैन डिवाइड एंड असाइन कि जी फर्स्ट ईयर में पूरा प्रोजेक्ट है, ये 4 ईयर्स में फर्स्ट इस साल जो टीम है वो उसको यहाँ तक स्टेज A तक लेके जाएगी, नेक्स्ट ईयर जो स्टेज A से पिक करेगी वो स्टेज B पे ले। दैट इज़ हाउ द यूनिवर्सिटी शुड वर्क। और उसके साथ फिर आप इंडस्ट्री जो है प्रैक्टिकली आप एकेडमिया को भी सपोर्ट हो रही होगी, आपकी रिसर्च भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगी। लेकिन कोई भी चीज़ आजकल हर चीज़ को हम फाइनेंशियल बेनिफिट में ट्रांसलेट करते हैं, हर चीज़ को करते हैं। बहन भाई माँ बाप भी उस बच्चे को रिगार्ड ज़्यादा करते हैं जो कमाऊ पूत हो, जो पैसे कमाता हो। तो हम जो है यूनिवर्सिटीज़ में हमारी इतनी जो हायर एजुकेशन और ये वो इतने हमने प्रोजेक्ट्स करते हैं 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 50 लाख की, हम उनको सारी फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं। यार कभी ये भी रियलिस्टिक डाटा सामने लाएं ना, कोई अकाउंटेबिलिटी करें कि यार आपने इतनी एड आज तक ली है और प्रोजेक्ट की कमर्शियल कोई वायबिलिटी भी हुई। तो वी शुड बी लुकिंग टुवर्ड दैट कि हमें प्रैक्टिकली इन चीज़ों को आगे लेके आना चाहिए और उनको प्रॉपरली देना चाहिए कि एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं होना चाहिए। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अच्छा जी, वाई एफर्ट आर नॉट टेकन प्रूव एग्जिस्टिंग 50% फ्रेश वाटर। नीचे इधर आ रहे हैं जी। देखिए जी, ये क्वेश्चन जो है वाटर सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन इरिगेशन दैट नो
दीज ऑल पॉलिसीज आर मेड बाय द गवर्नमेंट. हमारा जितना भी वेस्टेज है, एक हमारी डैम की रिजर्वायर स्टोरेज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. और इरिगेशन जो है 69% के करीब वाटर ग्लोबली फिगर मैंने दी है कंज्यूम कर रही है. और हमारे यहाँ तो वाटर का वैसे ही ड्राउट आ रहा है, डिफिसिट में कई जगह पानी नहीं मिलता. जब हमने क्रॉप की कल्टीवेशन करनी है तो ये जो डायरेक्ट जो हमें पानी है, ये तो हमारा लिंक है वाटर रिजर्वायर से, बेटर प्लानिंग से. और ये तो अगेन गवर्नमेंट ने इस पे करना है. प्राइवेट सेक्टर, अगर मैं कोई डिज़ाइन दे भी देता हूँ या कुछ चीज़ कोई प्रोफेशनल अच्छे, और भी बहुत से प्रोफेशनल हैं पाकिस्तान में, ग्लोबली भी वर्क कर रहे हैं, दे कैन प्रपोज अ वेरी गुड सिस्टम. बट बात यह है देयर विल बी विल टू इंस्टॉल दो सिस्टम. तो दीज आर द एरिया वेयर कैन वी वर्क. नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन. We have sewage treatment plant in our organization, 150 cubic meter per day. In it, the only thing that is added is chlorine. Yes, ये chlorine you are adding for the disinfection. आपने जो BOD, COD, TSS रिडक्शन ले रहे हैं वो तो आप बायोलॉजिकल सिस्टम से ले रहे हैं. एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन का एज ए केमिकल कोई और एडवांटेज नहीं है कि जब आपका जो बायोमास बायोलॉजिकल सिस्टम में बना है और उसको जब आप वो फ्लो करके साथ कुछ एक्सटेंट तक कुछ कंसंट्रेशन अगर आपकी जा रही है ट्रीटेड वेस्ट वाटर में, तो वो जब आगे जाए तो वहाँ पे कोई कॉलोनीज ना डेवलप हों. वो हम सिर्फ उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर रहे हैं या माइक्रोब्स जो उसमें उसको ख़त्म कर रहे हैं. My question is regarding industrial wastewater, that how the effluent marine life discharge into ocean, river, and the industrial wastewater, that how it affects the marine life when it is discarded. Yes, देखिए ये जो मेरीन लाइफ है या एक्वेटिक लाइफ है, चाहे वो रिवर्स में है या ओशंस में है, उनको ऑक्सीजन चाहिए. मेरीन लाइफ, वो भी मछली है तो सांस तो लेती है ना, या कोई भी हमारी मेरीन लाइफ है उसको ऑक्सीजन चाहिए. वो आप बबल्स देखते हैं, इनहेल और एक्सहेल जब करती है फिश. तो जब आप बीओडी का क्या मतलब है, सीओडी का, व्हाट डू यू मीन बाय बीओडी एंड सी? मीन के एफ्लुएंट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है उस पानी की, यानी कि वो ऑक्सीजन डेफिसिट हो गया, कि डेफिशिएंसी आ गई है. सीओडी मीन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि ऑक्सीजन में पानी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है. जब यही पानी रिवर्स में और समुंदर में जाएगा तो वो जाके एग्जिस्टिंग जो समुंदर है या रिवर है, जब उससे ऑक्सीजन खुद लेना शुरू कर देगा तो ओवरऑल ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इन रिजर्वायर्स विल गो डाउन. तो वो आपकी एक्वेटिक लाइफ को प्रॉब्लम देगी. नेक्स्ट क्वेश्चन जी. देखिए, गुड क्वेश्चन कि यू हैव पिक्ड इट फ्रॉम माय स्लाइड कि जी डोमेस्टिक तो हम बहुत कम यूज़ पानी कर रहे हैं, बाकी इंडस्ट्री एंड जो है वो यूज़ कर रही है, एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है. तो आप ये देखें कि हमारे पास ऑन द अर्थ 2.5% इज़ द वाटर अवेलेबल. तो जहाँ से हम रिकवर कर सकते हैं वही करेंगे ना. अगर इंडस्ट्री है, अब एग्रीकल्चर में देयर इज़ नो चांस ऑफ रिकवरी बिकॉज इट विल गो अगेन टू द वाटर टेबल. तो वो आपका दोबारा उसमें पानी नीचे चला जाएगा, कुछ इवेपोरेट हो जाएगा, इकोसिस्टम में आ जाएगा. तो इंडस्ट्री में जो पानी है हम उसी को ही रिकवर कर सकते हैं. या जैसे मैंने स्टार्ट में सिंगापुर न्यू वाटर की एग्जांपल दी थी कि उनके यहाँ पानी नहीं है, मलेशिया से वाटर आता है सारा ड्रिंकिंग वाटर. तो उन्होंने उसको 1% मतलब कि टोटल जितना वाटर रिक्लेम किया, रिसाइकल किया, उसका 99% उन्होंने
कंडक्टर इंडस्ट्री को दे दिया, हाई क्वालिटी वाटर। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के चिप बोर्ड ये वो जो बनते हैं उसमें बहुत हाई क्वालिटी वाटर चाहिए होता, तो वो उन्होंने रिसाइकल करके वो अपनी कंडक्टर इंडस्ट्री को दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और 1% उन्होंने ड्रिंकिंग में मिक्स किया जो उनका पानी आता था। तो वो रिकवरी जो है आप इसी तरह कर सकते हैं कि जहाँ से आप रिकवर होगा। अब एग्रीकल्चर से तो रिकवर करना, उसमें तो ये है कि आप ऐसी क्रॉप्स लाएं जिसको पानी कम चाहिए हो, या जिस तरह हम राइस लगाते हैं तो उसको पानी बहुत चाहिए, जिस तरह शुगर केन है उसमें पानी बहुत चाहिए। तो हमने वो क्रॉप्स को ज़्यादा इनकरेज करें जिसमें वाटर की कंजम्पशन कम है। तो इसी तरह हर एरियाज में हमने कंजर्वेशन करनी है बाय ऑप्टिंग द बेटर प्रैक्टिसेस। लास्ट क्वेश्चन, reverse osmosis is indeed an effective process for obtaining clean water, but is not it also less beneficial in long term as it does not include the basic and necessary particle that the human body needs? Yes, that's a good question at all. ये इसमें मैं बताऊं, ये आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, अभी जब हमने मेम्ब्रेन कैटेगराइजेशन पढ़ी थी जिसमें कहा था यूएफ, नैनो फिल्ट्रेशन, मॉलिक्यूलर फिल्ट्रेशन एंड आरओ मेम्ब्रेन्स। अब जब हम ये मेम्ब्रेन देखी तो हम आरओ मेम्ब्रेन्स का पोर साइज सबसे कम है, और ये टीडीएस में ये सोडियम क्लोराइड के अलावा तकरीबन बाकी सारी चीज़ें ही निकाल देता है रिजेक्ट में। अब इसमें जो पानी आपको मिलता है उसके अंदर मिनरल्स नहीं होते। अब इसके दो तरीके हैं कि आपको जब आप नेस्ले या कोई और मिनरल वाटर पीते हैं या पोर्टेबल वाटर की बॉटल, उसके ऊपर लिखा होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोनेट, बाइक, ये सब कुछ लिखा होता है उसके ऊपर कि क्या क्या कंसेंट। तो वो सम ऑफ ऑल दीज इज टीडीएस। अगर मैं सिर्फ टीडीएस को ही रेफरेंस पॉइंट डिस्कशन के लिए ले लूँ तो बॉटल वाटर में अराउंड हमारी 150 से 200 मिलीग्राम्स पर लीटर टीडीएस होते हैं। अब हमें जो आपको बॉटल वाटर दे रहा है वो आरओ से सारे टीडीएस पहले रिमूव कर रहा है, उसके बाद रीमिनरलाइजेशन कर रहा है, उसके अंदर मिनरल ऐड कर रहा है टू कूप अप विद डेफिशिएंसी। अगर आपके प्लांट पे आरओ प्लांट लगा, आपके फैक्ट्री में या एरिया में आरओ प्लांट लगा हुआ है, तो आरओ प्लांट यू कैन नॉट डायरेक्टली आरओ वाटर कैन नॉट ड्रिंक, उसकी पीएच भी लो होगी और उसमें आपके मिनरल कंटेंट भी कम होंगे। तो उसमें दो तरीके हैं कि या आप उसमें रॉ वाटर जिसके टीडीएस ज़्यादा हैं उसको फिल्ट्रेशन करने के बाद उसको ब्लेंड कर लें, अगर आप उसकी पीएच भी बढ़ जाएगी और टीडीएस भी बढ़ जाएंगे, और मिक्सिंग रेशो डिजायर्डली सिलेक्ट कर लें। ये दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। एंड द सेकंड वे इज के जी आप उसमें मिनरल ऐड करें। मिनरल एक टैंक में कलेक्ट कर लें पानी आरओ का और उसके अंदर मिनरल ऐड करें। ये नेस्ले और कोका कोला ये सब यही कर रहे हैं कि आरओ का लो टीडीएस पानी पहले बनाने के बाद देन दे आर रीमिनरलाइजिंग द वाटर टू मेक इट पोर्टेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। थैंक यू वेरी मच सर।